जानते हैं चैप्टर 3 समकालीन दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, इनको अगर आप करते हैं तो ये चैप्टर संपूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में आ जाएगा, मतलब आपका पूरा कमांड आ जाएगा। तो पहला प्रश्न जो आता है इस चैप्टर से, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बात जान लो आप, क्योंकि इस प्रश्न पर बहुत सारी चीजें पाकिस्तान से संबंधित, भारत से संबंधित और दक्षेश के सफल ना होने के संबंध में यहां से बहुत सारी प्रश्न, मतलब आंसर आपको पता चल जाएंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि दक्षेश क्यों सफल नहीं है, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे क्यों नहीं है। यह प्रश्न अपने आप में इन प्रश्नों का उत्तर दे देता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के सफल ना होने का सबसे बड़ा कारण है वहां की सेना, वहां की सेना सबसे बड़ा कारण है। तो सेना पहला कारण, क्योंकि सेना वहां की जनता में यह भ्रम पैदा करके रखती है कि भारत हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, और अगर सेना का नियंत्रण देश से हट जाएगा तो यहाँ के जो राजनेता है वो भारत को पाकिस्तान बेच देंगे, भारत को पाकिस्तान बेच देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान सुरक्षित नहीं रहेगा। तो लोकतंत्र को ना टिकने देने में सबसे बड़े कारण के रूप में पाकिस्तान की सेना है, और उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद अमेरिका है। फिर दूसरा कारण है वहां के धर्मगुरु, वहां के धर्मगुरुओं ने वहां की जनता को धर्म के नाम पर इतना मूर्ख बना रखा है कि कोई कहने की बात नहीं है। धर्मगुरुओं ने यह कह रखा है कि सेना नहीं रहेगी तो ये हमारे राजनेता हमारे देश को पूरा का पूरा पश्चिम का देश बना देंगे, हमारे देश में फिर इस्लाम के रीति रिवाज नहीं माने जाएंगे। मतलब जनता को धर्म के नाम पर महामूर्ख बना के रखा है पाकिस्तान के धर्मगुरुओं ने। फिर तीसरा, भू माफिया या कह दीजिए जमींदार, वहां के जो जमींदार हैं उनका मानना है कि अगर लोकतंत्र आ जाएगा तो जनता को कुछ अधिकार मिल जाएंगे, और अधिकार मिल जाएंगे तो उनके पास जो बेहिसाब संपत्ति है उसको उन्हें छोड़ना पड़ेगा, या फिर लोगों को समानता के अधिकार के अंतर्गत देना पड़ेगा। भूमि सुधार होगा, और भूमि सुधार जब होगा तो ये जमीनें उनके हाथ से निकल जाएंगी। तो ये तीन ताकतें, सेना, धर्मगुरु और कौन, जमींदार, ये तीनों पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देते हैं। इनके अपने अपने तर्क हैं, और पाकिस्तान की जनता की अशिक्षा सबसे बड़ा कारण है वहां पर सेना के रूल का और धर्मगुरुओं की बात को मानने का। अशिक्षित समाज सबसे ज्यादा मूर्ख समाज होता है। अब आप समझे इस बात को कि शिक्षा पर क्यों इतना फोकस किया जाता है। दूसरा प्रश्न आता है, नेपाल के लोग अपने देश में लोकतंत्र को बहाल करने में कैसे सफल हुए? आंदोलनों के माध्यम से। उन्होंने आंदोलन किया और उनके राजा ने इस बात को समझा कि अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो इससे मेरी ही रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। तो जो आपका नेपाल है वो एक राजतांत्रिक लोकतंत्र है, मतलब राजा का पद सर्वोच्च है और लोकतांत्रिक सरकार वहां पर शासन चलाती है। तो सरकार के ऊपर, वहां के राजा के ऊपर वहां की जनता ने प्रेशर बनाया, वहां के राजनीतिक दलों ने प्रेशर बनाया, और इसमें भारत का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि भारत की जनता को जब उन्होंने देखा कि यहां पर लोकतंत्र के माध्यम से कितना विकास हो रहा है, और आप सब जानते हैं कि भारत और नेपाल में बहुत ही स्मूथ रिश्ते हैं, और इस स्मूथ रिश्तों के कारण ही नेपाल की जनता बहुत ही आसानी से भारत आ जाती है और भारत की जनता नेपाल चली जाती है। तो जब उन्होंने देखा कि भारत लोकतंत्र के रास्ते पर कितना अच्छा चल रहा है और कितना विकास कर रहा है, तो उन्होंने अपने राजा से अनुरोध किया। राजा ने फिर उनके अनुरोध को कई आंदोलनों के बाद एक्सेप्ट किया, और आज आपका नेपाल एक लोकतांत्रिक रास्ते पर चल रहा है। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपका बनता है इस चैप्टर से, वो है श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किनकी भूमिका प्रमुख है? आप सब जानते हैं कि भारत के साथ ही श्रीलंका आजाद हुआ है।
जिसके गुलाम हम थे उनके गुलाम ही वो भी थे। 1 साल बाद। ठीक है, आप सब जानते हैं कि श्रीलंका में सबसे बड़े पैमाने पर चाय की खेती होती थी और ये चाय की खेती कराने के लिए भारत से बड़े पैमाने पर मजदूर गए थे और वो मजदूर वहां पर लंबे समय से रहने लगे थे तो वही के हो गए थे। लेकिन जब श्रीलंका आजाद हुआ तो श्रीलंका के संविधान में सारे अधिकार श्रीलंका के मूल निवासी अर्थात सिहलियों को दिए गए और तमिल श्रीलंका के लोगों को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए और यही वहां के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बनता है। यही वहां के संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बनता है और जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी हिंसा का परिणाम बनता है और एक समूह बनता है एलटीटी और वो बड़े स्तर पर श्रीलंका में नरसंहार करता है, बड़े स्तर पर सियली सेना भी उनका दमन करती है। तो इस तरह से इनके बीच में संघर्ष, तो आप जान लीजिए, देखो किसी के भी आप राजनीतिक अधिकारों का हनन करेंगे तो वो जरूर आपके खिलाफ आवाज उठाएगा और आप 100 साल से आपकी धरती पर रहने वाले लोगों को आप कभी भी नहीं भगा सकते किसी भी कीमत पर। आपको सबको एक समान अधिकार देने ही पड़ेंगे। 100 साल के बाद भगा सकते हैं? क्यों भगाओगे भाई? एक बात बताओ, जो 100 साल से वहां रह रहा है वो भी तो वहीं का हो गया ना। अब यहाँ के मुसलमानों को आप भगा सकते हो कहीं? वो भी यहीं के हैं, उनका भी यहीं पर सब कुछ है, वो भी यहीं के लिए काम कर रहे हैं, कहीं और के लिए नहीं। जितना आपका योगदान है इस देश के विकास में उतना ही उनका भी है, तो उनको भी उतने ही अधिकार मिलने चाहिए जितने कि आपको मिल रहे हैं। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर आप किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो यह आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके विकास के लिए एक बड़ी समस्या का विषय बन जाएगा, जो कि यहां पर भी वही समस्या का विषय बना जो कि सिहलियों ने तमिलों के साथ किया और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा। भारत के एक बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री की इसमें मृत्यु होती है, राजीव गांधी जी की मृत्यु इसी कारण से होती है। अब इसके बाद जो आपका प्रमुख प्रश्न बनता है चौथा, दक्षेश के न सफल हो पाने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? तो दक्षेश के न सफल हो पाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है इस क्षेत्र के दो सबसे बड़े देशों में अदावत, और वो कौन से देश है? भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो पाती और मैंने आपको पहले ही बता दिया पाकिस्तान में लोकतंत्र ही नहीं है, जिस कारण से वहां पर कोई राजनीतिक उत्तरदायित्व ही नहीं है। भाई एक किसी का तो क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, हाँ जो समझौते आप कर रहे हैं सरकार के साथ उन समझौतों का पालन होता रहेगा। अब भारत में जो कांग्रेस ने समझौते किए हैं वो भाजपा भी उसे फॉलो करती है। ऐसा तो नहीं है ना कि कांग्रेस ने जो समझौते किए हैं दुनिया के देशों के साथ वो भाजपा आकर उनको फॉलो नहीं करती, ऐसा नहीं है। हमारे देश में राजनीतिक क्रेडिबिलिटी है और पाकिस्तान में राजनीतिक क्रेडिबिलिटी ना होने के कारण, उत्तरदायित्व ना होने के कारण उनके साथ हमारे रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहते और यही कारण है कि दक्षेश भी सफल नहीं हो पा रहा है। दक्षेश के न सफल होने के पीछे पाकिस्तान का अलोकतांत्रिक चरित्र है और इस अलोकतांत्रिक चरित्र ने ही पाकिस्तान को बर्बाद किया हुआ है, ये बात याद रखना है और इसमें प्रमुख तौर पर ये बातें रखनी। और इसी के साथ आपका नेपाल का और बांग्लादेश का है, नेपाल का और भूटान का है, इनके बीच में भी अदावतें हैं। ये वो कारण है जिनके कारण आपके दक्षेश में वो एक रूपता नहीं बन पा रही है जिस प्रकार की एक रूपता आपके आसियान में है, आपके यूरोपीय संघ में। इसी के साथ आप इस प्रश्न को अच्छे से कर लेंगे। चैप्टर का पांचवा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को परिभाषित कीजिए, क्योंकि बांग्लादेश एक उभरती हुई ताकत है। एक मतलब दक्षेश में सबसे ज्यादा तेजी से अगर कोई ग्रोथ कर रहा है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल चुका है, कई गुना। बाद में बना लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है, उसी का पार्ट था और आज उससे आगे निकल गया है। 1971 में बांग्लादेश बनता है और बांग्लादेश के बनने की कहानी भी बहुत रोचक है, उसको आप जरूर पढ़ के जाएं, समझ के जाएं, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं। देखो बांग्लादेश को बनाने में भारत की ही सबसे बड़ी भूमिका है।
भारत ने ही बांग्लादेश को बनाया है और बांग्लादेश के विकास में भारत ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। तो ये आप जरूर पढ़ के जाएं, बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को। और इसी के साथ आपके ये इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न खत्म होते हैं। जय हिंद।